नमस्कार मित्रों एवं प्रिय विद्यार्थियों। सीधी सटीक बात डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के साथ। पिछले लगभग 3 महीनों के एक लंबे अंतराल के बाद आपसे आज फिर आमने सामने बात हो पा रही है। कुछ पारिवारिक कुछ व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्त रहने के कारण ये एक बाधा आई, लेकिन आज सन 2020 का ये अंतिम दिन है, यानी 31 दिसंबर 2020 को आज मैं यह कार्यक्रम पुनः लेकर के उपस्थित हुआ हूं, और इस आशा के साथ कि जो बीच में कुछ समय बाधा आई थी उसको आज हम दूर करके कल आंगल वर्ष 2021 के स्वागत के साथ हम फिर से नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि आपको याद होगा, पिछली कड़ियों में मैंने बात की थी हिंदी वर्तनी भ्रम निवारण। इसके अंतर्गत मैंने 5 कड़ियों में हिंदी की वर्णमाला के संबंध में कुछ भ्रामक बिंदुओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया था, चाहे वह हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या की बात हो, स्वरों की बदलती स्थिति हो, व्यंजनों की बदलती स्थिति हो, या स्वरों के भेद उपभेद की बात हो। इसी प्रकार की अन्य बातें मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया था। आज मैं एक और भ्रामक बिंदु आपके साथ लेकर के आया हूं, वह है अनुस्वार। अनुस्वार को लेकर के हमारे विद्यार्थियों ही नहीं, कभी कभी हमारे साथियों और अन्य हिंदी प्रेमी मित्रों को भी कुछ भ्रम या कुछ दुविधा या कुछ परेशानी हो जाती है, क्योंकि अनुस्वार की स्थिति भी पिछले 100 वर्षों में लगातार बदलती रही है। तो आइए इस संबंध में और चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अनुस्वार क्या है और हिंदी में इसकी वर्तमान मानक स्थिति क्या है। तो आइए बात करते हैं अनुस्वार के बारे में, और मैं आपको लिए चलता हूं यहाँ अपने इस बोर्ड के साथ, जिसमें कि मैंने प्रयास किया है कि आपको बातें लिखित रूप में भी उपस्थित रहे मिल जाए। तो हिंदी वर्तनी भ्रम निवारण भाग 6 अनुस्वार। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुस्वार को हम हिंदी में शिरोरेखा के ऊपर किसी भी वर्ण के ऊपर, वह वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, उसके ऊपर बिंदु के रूप में हम लगाते हैं इसे। दूसरी बात, संस्कृत से ये हिंदी में आई हुई एक बहुत बड़ी विशेषता है, और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, संस्कृत विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है और हिंदी उसकी बड़ी बेटी होने के कारण उन सारी विशेषताओं को अपने भीतर समाहित किए हुए है। लेकिन कई परिवर्तन हिंदी में हमने आवश्यकता अनुसार किए। आपको ध्यान होगा, संस्कृत की वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 पढ़ाई जाती रही है। वहां 11 स्वरों के बाद ओ औ जो है 11वां स्वर है। उसके बाद अंग और अह, ये 2 स्वर और होते हैं। अंग से आपको ध्यान होगा अंगूर, अह जो है विसर्ग के रूप में 2 बिंदु के रूप में लगा होता है। हिंदी की वर्णमाला में हमने अंग अह को हटा दिया और वहां केवल 11 स्वरों को हमने हिंदी में स्वीकार किया। अंग अह को हमने एक अलग जगह पर रखा, मैंने आपको पहले बताया था, जिसे हम हिंदी में अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह में अनुस्वार, विसर्ग और उसके बाद अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, इन तीनों को शामिल करके एक अलग वर्ग बना दिया। संस्कृत में अनुस्वार का प्रयोग सीमित मात्रा में मिलता है और मानक हिंदी में इसका प्रयोग बढ़ाने की बात कही गई है। इसमें क्या क्या बातें बदली हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगली महत्वपूर्ण बात है स्पर्श व्यंजनों का संबंध जो है, अनुस्वार का संबंध स्पर्श व्यंजनों के स्वर रहित पंचमाक्षर के साथ है। तो जब भी किसी स्पर्श व्यंजन का पंचमाक्षर स्वर रहित हो तो हम उसको हटा देते हैं और उससे पहले वाले वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में अनुस्वार को लगा देते हैं। अभी उदाहरण से मैं और समझाऊंगा बात को। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, अनुस्वार का प्रयोग प्रायः मतलब अधिकतर तत्सम शब्दों में ही देखने को मिलता है। कुछ ऐसे और शब्द भी हैं, तद्भव भी हैं, विदेशी शब्द भी हैं जहां इसका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग, जो संस्कृत के हिंदी में आए शब्द जो कहते हैं उनमें इसका प्रयोग प्रायः मिलता है। बात हमने की थी स्पर्श व्यंजनों की। आपको याद होगा संस्कृत की वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन 25 हैं।
इन 25 स्पर्श व्यंजनों को हमने 5 वर्गों में 5-5 करके बांटा हुआ है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। बच्चों को इनका क्रम याद दिलाने के लिए हम इसको कचट तप के नाम से बच्चों को याद करवाते हैं, क च ट त प, ताकि बच्चों को हिंदी की वर्णमाला में व्यंजनों का क्रम याद रहे। इनका जो पंचम अक्षर है यह ही अनुस्वार के साथ संबंधित है। क वर्ग का पंचमाक्षर ङ, च वर्ग का पंचमाक्षर ङ, ट वर्ग का पंचमाक्षर ण, त वर्ग का पंचमाक्षर न और प वर्ग का पंचमाक्षर म। ये पांचों जब स्वर रहित होते हैं, देखिए मैंने इसमें हल चिन्ह लगाया है, अर्थात इनमें से अ स्वर हटा देते हैं। आम बोलचाल में हम कहते हैं आधे अक्षर हो गए ये। जब किसी शब्द में इन पंचमाक्षरों में से कोई पंचमाक्षर आ रहा हो स्वर रहित, तब हम उस पंचमाक्षर को हटाकर अनुस्वार का प्रयोग कहां करते हैं? ध्यान दीजिए, इस कवर्ग की बात हम कर रहे हैं। कवर्ग के पंचमाक्षर पर ध्यान दीजिए, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, पंक। ये संस्कृत में इस प्रकार से लिखा जाता है, पंक। आपको मालूम होगा पंक का मतलब कीचड़। पंकज बनता है कमल का पर्यायवाची पंकज, पंक में जन्म लेने वाला। अब ये पंक शब्द प्राय इस तरह से लिखते थे, इसमें ङ और क को मिला दिया जाता था। इसका अर्थ है कि प, उसके बाद कवर्ग का पंचमाक्षर स्वर रहित और क, ये है पंक। उच्चारण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। हिंदी में हमने इसको बढ़ावा देने के लिए, अनुस्वार को बढ़ावा देने के लिए मानक हिंदी में क्या किया गया? इस स्वर रहित पंचमाक्षर को यहां से हटा दिया और प के ऊपर एक अनुस्वार लगा दिया। इस तरह हमने पंक लिखना शुरू किया। आप अक्सर इस तरह का लिखा हुआ देख रहे होंगे आजकल। तो ये क से पहले कवर्ग के पंचमाक्षर, स्वर रहित पंचमाक्षर के स्थान पर उससे पिछले वाले वर्ण व्यंजन पर हमने अनुस्वार लगाया। और शब्द देख लीजिए, पंख, अंग, कंघा। तो आप देख रहे हैं क, ख, ग, घ, यही हैं चार कवर्ग में ञ के अलावा, क, ख, ग, घ। तो जब भी इनमें से कोई एक हो अगला व्यंजन, तो उससे पहले जो आधा यहां पर अनुस्वार के रूप में बदला है पंचमाक्षर, इसी वर्ग का, कवर्ग का पांचवा अक्षर होगा। मैंने इसको आगे और उदाहरण के तहत बदला है। जंघा, इसको उलट दिया मैंने, जैसे आपको पीटी में याद होगा, 1 2 3 4 4 3 2 1, क, ख, ग, घ, घ, ग, ख, क। तो यहां और उदाहरण दिए हैं और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मैंने केवल एक एक उदाहरण दिया है। कंघा, जंघा, बंग, अंग, बहुत से शब्द हैं। शंख, डंक, अंक, इस तरह के इन सभी में अब अनुस्वार का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। यही केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानक वर्तनी में इस प्रयोग को बढ़ाया गया है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, अब इनको इसी रूप में लिखने की मान्यता है। च वर्ग पे आ जाइए। च, छ, ज, झ, चार इसमें व्यंजन है। उसके बाद पंचमाक्षर ञ। प, च, पच, पंच। प, क, पक, पंक। पक, अब पंक में जो ध्वनि का अंतर है वही पंचमाक्षर स्वर रहित। पच और पंच में जो ध्वनि का अंतर है वही पंचमाक्षर है च वर्ग का स्वर रहित। तो इस तरह से मिला करके लिखते थे संस्कृत में। इसका मतलब यह है कि ये पंचमाक्षर स्वर रहित और च है, च वर्ग का पंचमाक्षर है ये। इसको अब हिंदी में अनुस्वार से लिखा, हमने इसको हटा दिया यहां से, ऐसे मैंने अभी बताया था। अनुस्वार लगा दिए। पंच, पंचम, पंचक, पंचमी, अनेक शब्द इस तरह से बन सकते हैं। सिर्फ पंच नहीं, और भी बन सकते, कंच भी बन सकते हैं, कंच, कंचन, ऐसे अनेक शब्द। मैंने एक एक उदाहरण दिए। च, छ में कोई उदाहरण मुझे याद नहीं आया। ज, झ, च, छ, ज, झ, फिर उसे झ, ज, च, मैंने उसको फिर से उसी क्रम में रखा है। पंजा, पंजाब, पंजाबी, सब में यही शब्द है। गंजा, और इस तरह के शब्द अनेक बनेंगे। मंझन, कंझावला, दिल्ली में एक स्थान है कंझावला। अंजीर, अंजना, कंचन। तो इस प्रकार इन सभी में आप ध्यान दीजिए कि ये पहले व्यंजन या स्वर के ऊपर अनुस्वार के रूप में जो बिंदु लगा है ये च वर्ग का पंचमाक्षर है, क्योंकि उसके बाद में च,
ज, झ, झ, ज, च में से कोई एक, चवर्ग का ही 4 में से कोई आ रहा है। यही नियम बाकी 5 में भी, इसी तरह बाकी में भी चलेगा। टवर्ग पर आ जाइए। टवर्ग का पंचमाक्षर है अण, ट, ठ, ड, ढ, अण। कंटक, कंटक, अण और ट को मिलाकर संस्कृत में इस तरह लिख सकते हैं। हिंदी में हम इसको स्पष्ट रूप से लिखते हैं अण ट क कंटक, और ये मानक हो गया। ये भी शुद्ध है सारे, ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध नहीं है, इनका प्रयोग अशुद्ध नहीं माना जाएगा, किंतु मानक नहीं माना जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो क के ऊपर अनुस्वार लगा दिया हमने इस अण को हटाकर, ये इसका मानक रूप बन गया कंटक। ठ आ गया कंठ, ड आ गया पंडाल, पंडा, अंडा, डंठल, घंटी, अण है अण। यहां वही स्थिति है, ट, ठ, ड, ढ से कोई शब्द मुझे ध्यान नहीं आया, फिर उसी को क्रम बदल दिया मैंने, ड, ठ, ट, ऐसे अनेक शब्द इस पे बन सकते हैं। नियम वही है कि हमने पंचमाक्षर, स्वर रहित पंचमाक्षर को बीच में से हटाया और उसको अनुस्वार में बदल दिया पिछले वाले अक्षर के ऊपर। यह स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, इसमें ही लग जाएगा। तवर्ग में आइए। तवर्ग का पंचमाक्षर है न, त, थ, द, ध, उसके बाद न, अंत। ये आधा न है, इसको हमने हटा दिया, अनुस्वार लगा दिया, अंत। यही मानक है। अब आधे न से लिखना मानक नहीं है। इसी तरह से मैंने हिंदी शब्द लिखा है, सबसे ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, द है यहां पर, त, थ, द, यहां पे आधा न आता है बीच में। कुछ लोग आधे न से हिंदी शब्द लिखते हैं, लेकिन मानक रूप इसका है अनुस्वार से। अगर दो में से आपको एक चुनना हो तो आप ये अनुस्वार वाला चुनिएगा, और कोई आपसे पूछे कि आधा न क्यों नहीं लगाना, तो उन्हें कहना कि मानक में इसकी स्वीकृति अब नहीं है। वापस लौटते हैं। अंत, पंथ, बंदर, गंध, त, थ, द, ध, इनसे पहले अनुस्वार लगा है पहले वाले व्यंजन पर या स्वर पर। तो ये जो अनुस्वार यहां लगा है, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस पंचमाक्षर के लिए आया, तवर्ग के पंचमाक्षर के लिए, क्योंकि तवर्ग के ही ये त, थ, द, ध हैं। ऐसे अनेक शब्द बन सकते हैं। इसको मैंने उलट दिया, कंधा, छंद, मंथर, दंत, पंत, महंत, अनेक शब्द हैं इस प्रकार के। इन सब में यही नियम है। अगले पंचम रूप पर आ जाए हम। पवर्ग। पवर्ग में प, फ, ब, भ और 5वां व्यंजन है म, स्वर रहित। कंपन, कंप, बम्पर अंग्रेजी शब्द है। ऐसे अनेक शब्दों में जहां भी प आ रहा है उसके पहले म अगर स्वर रहित आता है, तो ये मानक वर्तनी में इसको हम अनुस्वार में, क के ऊपर अनुस्वार में बदलते हैं। आधे म को हटा दिया। गुम्फन, प, फ, ब में अंबर, भ में रंभा, फिर भ लिया मैंने दंभ, कंबल, चंपा। ऐसे अनेक शब्द हैं जिनमें प वर्ग का कोई अक्षर प, फ, ब, भ में से आता है, उसके बाद ये जो आधा म उससे पहले लगता है उसको हम अनुस्वार में बदल देते हैं। इन पांचों के बारे में आपको यह भी मैंने बताया था पहले, वैज्ञानिकता। इनका जो उच्चारण स्थान है बड़ा महत्वपूर्ण है। कवर का उच्चारण स्थान कंठे है, चवर का तालु है, टवर्ग का मूर्धा है, तवर्ग का दंत है, पवर्ग का ओष्ठ है। तो हम कहते थे कंठ से ओष्ठ तक की यात्रा है ये 5 वर्ग। बहुत ही वैज्ञानिक है। हमारे गले में आप देखेंगे, गले में मुख से ले अंदर तक सारी स्थितियों को देखेंगे, इसी क्रम में आपको चीजें मिलेंगी। ये कंठ सबसे नीचे मिलेगा और थोड़ा सा ऊपर चलते तालु आ जाता है, और ये दांतों के ऊपर की जो स्थिति है उसको मूर्धा कहते हैं, और ये दांत आ जाते हैं, और दांत के बाद ओष्ठ आ जाते हैं। और इनका उच्चारण स्वाभाविक रूप से वहीं स्थानों से होता है। इसका एकमात्र उदाहरण आप आसानी से जो समझ सकते हैं पवर्ग है। पवर्ग के 5 व्यंजनों का उच्चारण आप बिना ओष्ठ मिलाए नहीं कर सकते। इससे आप समझ सकते हैं कितनी वैज्ञानिकता इन 5 वर्गों में। बाकियों को हम नहीं उतना जल्दी से समझ पाते हैं, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। प, फ, ब, भ, म बिना ओष्ठ मिलाए ये व्यंजन उच्चरित नहीं हो सकते। ये थे स्पर्श व्यंजन।
अब इसके बाद हमारे 4 अंतस्थ 4 ऊष्म बच जाते हैं। 4 अंतस्थ है य र ल व और 4 ऊष्म है श श स ह। इनके संबंध में नियम थोड़ा ध्यान से समझने की बात है। इन सब में अनुस्वार का प्रयोग होता है, पहले से संस्कृत से चला आ रहा है। इन सब शब्दों में सारे तत्सम शब्द हैं, इन सब में आप देखेंगे अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। अब प्रश्न यह आता है कि यहां ये जो अनुस्वार लगी है ये कौन से पंचमाक्षर के लिए है, हमें कैसे पता चलेगा? यहां तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि जो अगला वर्ग है, जिस वर्ग का ही व्यंजन है उसी का पंचमाक्षर है। अब यहां तो य है, यहां ल है, यहां श है, तो ये तो किसी स्पर्श व्यंजन में तो आते नहीं। तो ये किस पंचमाक्षर के लिए अनुस्वार आई, इसको कैसे पता लगाएं? इसको पता लगाने का तरीका भी उतना ही वैज्ञानिक है जितना ये 5 वर्गों का। हमें इन 4 और 4 8 का उच्चारण स्थान देखना है और वह उच्चारण स्थान इन 5 में ही आ जाता है। हालांकि इसमें और आगे बारीक उच्चारण स्थान के भेद है, मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि उनको हम आगे BA और MA के स्तर पर पढ़ाते हैं। मैं उधर अभी नहीं जा रहा हूं, दंतोष्ठ्य वर्त्स्य आदि को नहीं ले रहा हूं। मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूं जो विद्यार्थियों के लिए काम की हैं, 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए। तो य र ल व इन चारों का जो उच्चारण स्थान है उस वर्ग का पंचमाक्षर यहां पर आता है। उदाहरण के लिए य जो है इसका जो उच्चारण स्थान है वह है तालु। तालु यानी कि चवर्ग, चवर्ग का पंचमाक्षर य। तो इसलिए यहां पर य जब भी आएगा उससे पहले वाले अक्षर पर जो अनुस्वार लगा है ये किस पंचमाक्षर के लिए आएगा? चवर्ग के पंचमाक्षर के लिए। उच्चारण करके देख लिए, संयम। ऐसे हम लिखते नहीं है, संस्कृत में मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है। ये चवर्ग का पंचमाक्षर है, इसको हमने हटा दिया। इससे पहले वाले स के ऊपर हमने अनुस्वार लगा दिया। शब्द बन गया संयम, संयत, संयुक्त, संयोग। इस तरह के सभी शब्दों में ध्यान दीजिएगा, ये स के ऊपर जो अनुस्वार है ये य अर्थात चवर्ग के पंचमाक्षर के लिए हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। र को मैंने फिलहाल न में रखा है, इसका पंचमाक्षर न रखा है, हालांकि इसमें न भी नहीं है और बारीक चीज है। फिलहाल समझने के लिए हम इसको न के अंतर्गत मान, क्योंकि उसके नजदीक है ये ध्वनि तवर्ग के पंचमाक्षर के। तो संरचना तो नहीं है लेकिन संरचना है, संरचना। तो हल्का सा न जैसा स्वर है, इसलिए संरचना में या जहां भी इस तरह कोई शब्द आएगा जिसमें र आ रहा है तो उसके पहले अनुस्वार आ रहा है, तो ये तवर्ग के पंचमाक्षर के निकट है। अगला है ल। ल तवर्ग के ही अंतर्गत हम रख रहे हैं इसको भी। उसका पंचमाक्षर है न। संलाप, संलग्न, संलिप्त। तो यहां जो अनुस्वार आ रहा है ये ल चूंकि तवर्ग के निकट है इसलिए उसके पंचमाक्षर की ध्वनि यहां पर स्वर रहित पंचमाक्षर की ध्वनि के लिए आ गया। व में आ जाइए। व को हम फिलहाल ओष्ठ में रख रहे हैं। ओष्ठ का मतलब पवर्ग, पवर्ग में पंचमाक्षर म, यानी कि व का संबंध स्वर रहित म के साथ। संवाद, तो व से पहले जो आधा म है उस आधे म को हमने हटा दिया और यहां पे अनुस्वार लगा दिया। संवाद, संवेदना, संविधान, संवेग, इन सभी में व आ रहा है। व से पहले अनुस्वार लग रहा है आधे म के लिए। श, ये आगे ऊष्म श श स ह। इस श को हम कहते हैं तालव्य, इसे हम कहते हैं मूर्धन्य, इसे हम कहते हैं दंते। तालव्य क्यों? इसका उच्चारण तालु से होता है। मूर्धन्य क्यों? इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। दंते क्यों? इसका उच्चारण दंत से होता है। यह वैज्ञानिकता है संस्कृत की इस लिपि की। इसलिए तालु, तालु किस में आया था? मैंने आपको बताया था तालु चवर्ग में। तो तालव्य है, ये सारे च छ ज झ और ये श भी तालव्य है और इसलिए इसमें पंचमाक्षर आया चवर्ग का पंचमाक्षर। इसलिए शब्द बना अंश, वंश, संशय, दंश, मंशा, ऐसे अनेक शब्द हैं। इन सब में ये अनुस्वार का जो प्रयोग हो रहा है श से पहले वाले व्यंजन या स्वर के ऊपर, वह आ रहा है चवर्ग के पंचमाक्षर के लिए जो स्वर रहित आया और उसका प्रयोग यहां उच्चारण में आ रहा है। इसलिए कभी भी आप देखेंगे संस्कृत में ये सारे हमेशा अनुस्वार से लिखे मिलेंगे। श मूर्धन्य है, इसमें अण आता है, मूर्धा का उच्चारण टवर्ग से होता है, अण है, लेकिन कोई शब्द मुझे ध्यान नहीं आया जिसमें इसका प्रयोग होता हो। इसके बाद आता है
स, दंते है ये, और दंते का आपको मालूम है तवर्ग, तवर्ग का पंचमाक्षर न, इसलिए इसका उच्चारण है कंस, पंसेरी, बंसल, हंस। इन सब में जो अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है यह तवर्ग के पंचमाक्षर यानी कि स्वर रहित न के लिए हो रहा है। अंतिम है ह। ह का भी उच्चारण थोड़ा संदिग्ध है, लेकिन इसको हम फिलहाल समझने समझाने के लिए कवर्ग के पंचमाक्षर यानी कि कंठ, वहां इसको हम ले रहे हैं क्योंकि उसके निकट है ये, इसलिए इन शब्दों पे ध्यान दीजिए। संहार, संहार में ह से पहले जो पंचमाक्षर आया वह कवर्ग के पंचमाक्षर ङ के निकट है, इसलिए हमने इसको यहां रखा और उसको स्वर रहित होने का हटा दिया और उससे पहले वाले अक्षर पर हमने अनुस्वार लगा दिया। सिंह, सिंघल, इस तरह के सभी शब्दों में जहां ह आ रहा है और उससे पहले अनुस्वार आ रहा है वह कवर्ग के पंचमाक्षर के निकट है। ये थे नियम। अब हम बात करते हैं कुछ अपवादों की। बहुत थोड़े से अपवाद हैं लेकिन वे आपको जरूर जान लेने चाहिए। जब भी दो पंचमाक्षर एक साथ आ जाएं तब वहां अनुस्वार में नहीं बदलता शब्द में। उदाहरण के लिए वांग्मय, वांग्मय में कवर्ग का पंचमाक्षर और उसके बाद पवर्ग का म, दो पंचमाक्षर आ गए, स्वर रहित है लेकिन इसको अनुस्वार में नहीं बदलेंगे। कभी ऐसा हो कि एक ही पंचमाक्षर द्वित्व रूप में यानी कि दो बार आ जाए एक साथ, तब भी हम उसे पंचम अनुस्वार में नहीं बदलेंगे। जैसे अक्षुण्ण, अक्षुण्ण में ये अण और ये अण एक ही साथ द्वित्व रूप में आए हैं, तो यहां इसको हटाकर अनुस्वार नहीं लगाएंगे। ऐसे शब्द अन्न, प्रसन्न, इन सब में न का द्वित्व रूप है लेकिन अनुस्वार में नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि दो बार एक साथ पंचमाक्षर आ गए, चाहे एक ही पंचमाक्षर हो चाहे अलग अलग पंचमाक्षर हो, अनुस्वार नहीं बनेगा। सम्मान, म का द्वित्व रूप है। सम्मेलन, सम्मिलित, इन सब में अनुस्वार नहीं बनेगा, नहीं लगेगा। षणमुख, षणमुख में आप देख रहे हैं टवर्ग का अण है और पवर्ग का म है, दो पंचमाक्षर हैं, इसलिए अनुस्वार में नहीं बदलेगा। षणमुख नाम है, आपको याद होगा कार्तिकेय जी का। क्षण मतलब छह, मुख मतलब मुख, छह मुख, षडानन भी कहते हैं उनको। क्षणमास, छमाही को, 6 मंथ को क्षणमास संस्कृत में कहते हैं। एक और शब्द मृणमय, मृणमय में भी यही स्थिति है, अण है उसके बाद म है, वहां भी अनुस्वार में नहीं बदलेगा। इसके बाद और उदाहरण देख लीजिए जहां ये अपवाद है। यदि पंचमाक्षर के बाद जो व्यंजन आ रहा है वह उस उच्चारण स्थान से नहीं जुड़ रहा, किसी अन्य उच्चारण स्थान से जुड़ा हुआ है, तब भी वह अनुस्वार में नहीं बदलेगा। जैसे अरण्य, अरण्य में जो अण है ये टवर्ग का पंचमाक्षर है और जो य है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, य जो है ये देखिए यहां पर य को ये आता है चवर्ग यानी कि तालु में, तो इसलिए मूर्धा और तालु दो अलग अलग तरह के हैं। ये यहां पर पंचमाक्षर अनुस्वार में नहीं बदल रहा। अरण्य में अण को हटाकर अनुस्वार नहीं लगा सकते। कण्व, वही स्थिति है यहां भी। वह जो है आपको मैंने बताया था, भी वह किस में आता है? पवर्ग में, ओष्ठ में, और अण आता है टवर्ग में, मूर्धा में, इसलिए कण्व ऋषि का नाम है, कण्व ऋषि। अन्य, अनन्य, वन्य, वान्या, कन्या, अन्वय, तन्मय, इन सब शब्दों में भी अनुस्वार नहीं लगेगा। यही इसी रूप में लिखे जाएंगे। संस्कृत में भी ऐसे ही लिखते थे, हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं। कोई परिवर्तन इसमें हमने मानक वर्तनी में नहीं किया है। तो मित्रों, मेरे हिसाब से ये बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से अनुस्वार बहुत ही वैज्ञानिक, बहुत ही तर्कसंगत पद्धति से संस्कृत में शुरू की गई परंपरा थी। और हिंदी में चूंकि हमने बहुत से व्यंजनों को, संयुक्त व्यंजनों को अलग करके लिखना शुरू किया, जिसके कारण स्थान अधिक घिरता था, और यहाँ स्थान बचाने के लिए हमने अनुस्वार का प्रयोग बढ़ाया। उदाहरण के संबंध शब्द में स के बाद आधा म, फिर ब, फिर आधा न, फिर ध लिखेंगे तो ये ज़्यादा स्थान घेरता है, टाइपिंग में ज़्यादा समय लेता है। दोनों को बचाने के लिए हमने स के ऊपर अनुस्वार, ब के ऊपर अनुस्वार लगा दिया, शब्द बन गया संबंध। बिल्कुल वैज्ञानिक, बिल्कुल मानक, बिल्कुल सही रूप है ये, और समय भी बचाएगा और स्थान भी बचाएगा। ऐसे ही
अनेक परिवर्तन जो हुए उनके बारे में हम और बात करेंगे अभी आगे। फिलहाल आज हमने अनुस्वार के संबंध में कुछ बातें की हैं। इसके संबंध में आपके मन में कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा हो तो आप मेरे YouTube चैनल पर अपनी जिज्ञासा लिख करके भेज सकते हैं। और अगली कड़ी में मैं अनुनासिक के संबंध में बात करूंगा और उसके बाद अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में तुलनात्मक रूप से कुछ बातें बताऊंगा। तो तब तक आप देखते रहिए, इंतजार कीजिए मेरी अगली कड़ियों का। और नव वर्ष की जो आंग्ल नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष, हम उसका भी स्वागत करते हैं, जबकि भारतीय नववर्ष अभी थोड़ा सा आगे आने वाला है, क्योंकि भारतीय नववर्ष 57 साल और आगे चलता है अंग्रेजी ईस्वी कैलेंडर से। उस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आज हम अपनी बात को यहीं रोकते हैं। तो देखते रहिए सीधी सटीक बात डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के साथ। और हम मिलेंगे नए साल में, सन 2021 में, और 2020 को विदा करते हैं। आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। आप प्रसन्न रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।